चलो हेलो एवरीवन। अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 2 में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स उसको बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। एडजस्टमेंट्स जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी वो होंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे छुपे हुए होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे हिडन एडजस्टमेंट्स। तो ये एडजस्टमेंट की खासियत ये थी कि हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम दो इफेक्ट आएंगे ही, एक डेबिट इफेक्ट होगी और एक क्रेडिट इफेक्ट होगी ही। और उसके लिए मैंने आपको याद करने के लिए समझाया था कि एक इफेक्ट या तो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में आएगी, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगी। तो कोई भी एक इफेक्ट भी आप लोग ढूंढ लेते हो, पता कर लेते हो, तो दूसरी इफेक्ट आपके लिए आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट आप प्रॉपर दे पाओगे। और उससे पहले हमने किया था ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन, अगर वो आपका परफेक्ट है तो फिर आपको सिर्फ कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग में ही ध्यान रखना है, आपके फाइनल अकाउंट के सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से टैली होंगे। चलिए, लास्ट वाले सेशन में हमने अप टू 12 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए थे। लास्ट में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12 नंबर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी इससे आगे हम लोग देखते हैं 13, 14 और 15, जो कि तीनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है और ऑलमोस्ट एक एवरेज टू टफ पेपर सेट करना है, तो ये एडजस्टमेंट आएगा ही। ये 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट जो हम करेंगे उसके अंदर भी ये कंफर्म होगा, ठीक है, उसमें कंफर्म होगा। 11th में डिपेंड करता है कि कौन से लेवल तक का पेपर रखना है। तो हमारा 13 नंबर का एडजस्टमेंट है बेड डेट या तो फिर डाउटफुल डेट। बेड डेट क्या होता है? जब हमारे कस्टमर्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हुए हैं, जिनको कि हम लोग डेटर्स कहते हैं, जब वो डेटर्स के पास से कोई पैसा हमको नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं बेड डेट। याद आया? बेड डेट का कॉन्सेप्ट क्या है? जिनके पास से हमको पैसे लेने हैं, यानी कि हमारे डेटर्स, और अगर वो पैसे हमको नहीं देते हैं तो जो पैसे हमको नहीं मिलते हैं वो होता है बेड डेट। तो ये बेड डेट, जो पैसा हमको नहीं मिला, वो हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह का नुकसान, लॉस। और कोई भी लॉस हो वो कहां पर रिकॉर्ड होता है? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर। बेड डेट एक तरह का लॉस है या नॉन कैश एक्सपेंस समझ लो, जो कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। तो एक इफेक्ट होगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर। याद रखना, बेड डेट में प्लस करना होगा आपको। बेड डेट ट्रायल बैलेंस में दी होगी, जो भी आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं, और एडजस्टमेंट में आपको अलग से और बेड डेट बोला है, तो एडजस्टमेंट में जो बेड डेट आएगी उसकी एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर जो बेड डेट हमने लिखी होगी ट्रायल बैलेंस वाली, उसी के अंदर हम ऐड करेंगे। और ये बेड डेट की वजह से हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेटर्स के पास से हमें, फॉर एग्जांपल, हमारे डेटर्स है 50,000, ट्रायल बैलेंस में हमको दिया है डेटर्स 50,000 और एडजस्टमेंट में बोला है 1,000 रुपीज बेड डेट। तो अभी वो डेटर्स के पास है, जो 50,000 के हमारे डेटर्स थे, उसमें से 1,000 रुपए हमको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हमारे डेटर्स क्या हो गए? कम। डेटर्स के पास से पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब डेटर्स हमारे क्या हो गए? कम हो गए। तो उसकी दूसरी इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में से माइनस। तो एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर बेड डेट में प्लस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में से माइनस। इसी के साथ साथ आपको बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे सकते हैं एडजस्टमेंट में। क्या बोला है? बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी ये क्या है? बेड डेट हुआ नहीं है, पर क्या लिखा है देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लगता है कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे। बेड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिफरेंस क्या है? बेड डेट कंफर्म हो गया कि भी नहीं मिलेंगे पैसे, चलो जाओ, नहीं है पैसे, तो वो कंफर्म हो गया। प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बेड डेट के लिए या डाउटफुल डेट के लिए, मतलब हमको अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि शायद डेटर के पास से इतने रुपए नहीं मिलेंगे। डेटर ने बोला नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, बट शायद नहीं मिलेंगे। अभी शायद नहीं मिलेंगे तो याद करो, हम लोगों ने 3rd नंबर का चैप्टर पढ़ा था, प्रोविजंस एंड रिजर्व। उस वक्त भी प्रोविजन आया था, उसमें हमने लिखा था कि P&L अकाउंट से क्रिएट होता है।
और एक आपका चैप्टर है 6th नंबर का जो कहता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में, और उसके अंदर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है, कन्वेंशन आता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। नाम आएगा आपको आगे के चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में। क्या कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, वो ये कहता है, ध्यान से सुन लो, बाद में मैं सिखाऊंगा ही, एंटीसिपेट फ्यूचर लॉस बट डोंट एंटीसिपेट फ्यूचर गेन। फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी से कंसीडर करो। अब ये डाउटफुल डेट क्या है, शायद फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे, तो फ्यूचर में शायद होने वाला नुकसान है। तो वो कन्वेंशन हमको ये कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में लॉस होगा, तो आप अभी लॉस हुआ ऐसा मान के लिख दो, भले ना हुआ हो बट लिख दो एक बार। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो गए, नेगेटिव चीज के लिए रेडी हो गए। मैंने कंसीडर कर ही लिया कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे, चलो बाद में मिल जाते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं मिलते हैं तो आई एम मेंटली रेडी। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है कि अभी बेड डेट हुआ नहीं है बट हमको लगता है कि बेड डेट होगा, अभी लग रहा है होगा। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में नुकसान होगा तो आप अभी से लिख दो। तो हम लोग लिखेंगे तो एज अ बेड डेट ही लिखा जाएगा। तो अगेन एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर जो बेड डेट है उसमें और ऐड कर दो, और हमको लगता है कि बेड डेट होगा, नुकसान होगा, तो वो बेड डेट में ऐड करो। और दूसरा, उसकी वजह से भी डेटर्स कम होंगे, तो बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स में से माइनस। तो ये दोनों ही एडजस्टमेंट की इफेक्ट तो सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि इसके अंदर है ना ऑलमोस्ट आपको शायद परसेंटेज दे, इसमें आपको अमाउंट दे देंगे कि भाई 5,000 रुपए की बेड डेट है, 2,000 रुपए की बेड डेट है, और इसमें ऐसा बोलेंगे क्रिएट 2% या 5% या 10% बेड डेट रिजर्व। तो इसमें हम किस तरह से अमाउंट कंसीडर करेंगे वो भी समझ लो। अमाउंट ही डायरेक्ट दे दिए तो कोई टेंशन नहीं है, बट परसेंटेज दिए हो तो ध्यान रखना पहले डेटर्स में से बेड डेट को माइनस किया जाएगा। जब आप 12th में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा पहले डेटर्स के अंदर कुछ एडिशन हुआ है, लाइक अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो उसकी एक इफेक्ट याद करो, हमने लिखा था बैलेंस शीट असेट साइड डेटर में प्लस, देखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स की इफेक्ट, एडजस्टमेंट आपको पढ़ाया, देखो पैम्पलेट में देखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, उसकी दो इफेक्ट देखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में प्लस, और दूसरी बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में प्लस। तो यहां पर डेटर्स में शायद प्लस हो या लेस भी हो सकता है अगर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न है। तो देखो सेल्स रिटर्न वाली इफेक्ट क्या थी, उसके बाद वाला ही एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस और असेट्स में से डेटर्स में से भी माइनस, देखो है। तो अगर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है तो पहले यहां पर प्लस करेंगे, और अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो बेड डेट है ना 13 नंबर वाला एडजस्टमेंट, देखो उसकी अमाउंट माइनस करेंगे, और वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट यहां पर बचेगी ना उसके ऊपर बेड डेट रिजर्व अप्लाई होता है। बेड डेट रिजर्व अगर परसेंटेज में दिया है कि 10% या 5%, तो किसके 10% करोगे, बेड डेट की अमाउंट के नहीं, परसेंटेज जो बेड डेट रिजर्व के होंगे वो डेटर्स में से पहले कोई एडिशन या रिडक्शन हुआ है तो वो करेंगे, फिर बेड डेट एडजस्टमेंट वाली जो होगी वो माइनस करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बची होगी डेटर की उसके ऊपर बेड डेट रिजर्व के परसेंटेज हम लोग लगाएंगे। वो आपको एग्जांपल में आएगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वो बेड डेट रिजर्व की अमाउंट यहां से माइनस करेंगे। तो ये 13 और 14 हुआ। अभी इसी तरह से 15 नंबर का भी वैसे 14 के जैसा ही है, बट डायरेक्टली उसके साथ उसी के रिलेटेड है ऐसा नहीं है। ऐसा समझो कि कजिन है, सगो भाई नहीं, काका मामा नो पोयरो है, ठीक है। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, अरे क्यार ना एने पर बहु प्रेम चाले छे, छूट्या बेसो तमे बेव जण। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, अभी देखो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर क्या है, वैसे हम डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है। डेटर को जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड, जो कि हमारे लिए एक तरह से नुकसान है। डिस्काउंट अलाउड हम P&L में डेबिट साइड लिखते हैं। अभी डिस्काउंट रिजर्व क्या है कि मुझे लगता है कि ये डेटर को मुझे थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि ये डेटर मुझे पैसे ही नहीं देगा
तो वो डाउटफुल डेट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे लगता है कि ये पैसे देगा बट मुझे उसको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अभी दिया नहीं है बट शायद थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैं डिस्काउंट दूंगा। अगर फ्यूचर में, अभी देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, तो फ्यूचर में दूंगा तो मेरे लिए नुकसान होगा। कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन क्या कहता है, फ्यूचर का नुकसान लग रहा है अभी लिख दो, तो हम लोग अभी लिख देंगे। तो डिस्काउंट देना पड़ेगा शायद, तो डिस्काउंट अलाउड में प्लस होगा। तो देखो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड में प्लस, और डेटर को डिस्काउंट देंगे तो हमारे डेटर ऑब्वियसली कम हो जाएंगे ना। मुझे इसके पास से सपोज 10,000 रुपए लेने थे, मैं उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे डेटर 10,000 के थे, उसकी जगह पे 9,500 के हो जाएंगे, मतलब डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से माइनस। तो ये तीन एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि ध्यान से आपको याद रखना है। एक है बेड डेट या डाउटफुल डेट, मतलब नुकसान हो गया, डेटर के पास से पैसे नहीं मिलेंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पर बेड डेट में प्लस, बैलेंस शीट असेट साइड पर डेटर में से माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बेड डेट रिजर्व, तो ये भी एक तरह से फ्यूचर में होने वाला नुकसान ही है, तो इफेक्ट सेम ही रहेगी। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पर बेड डेट में प्लस, बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में से माइनस। और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स है, तो मतलब फ्यूचर में शायद डेटर्स को हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़े, तो इसकी इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड में प्लस। देखो ऊपर वाले जो दो थे ना वो बेड डेट में प्लस होते थे, ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स है तो डिस्काउंट अलाउड में प्लस होगा, ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउड में प्लस, और दूसरी इफेक्ट तो सेम, बैलेंस शीट असेट साइड डेटर में से माइनस। क्लियर? चलो मैं आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ध्यान से समझ के इसको लिख दीजिए, और उसके नीचे ये दोनों ही इफेक्ट पी एंड एल में डेबिट साइड पर क्या होगी और बैलेंस शीट में असेट साइड पर क्या होगी वो लिखा है, वो भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख दे। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो 13, 14, 15 नंबर का एडजस्टमेंट क्लियर। अभी हम लोग आगे 16 डिस्कस करते हैं। 16 नंबर का काफी सिंपल है। देखो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, या किसी भी तरह से गुड्स बिजनेस में से जाते हैं, लाइक गुड्स स्टोलन या गुड्स गिवन फॉर डोनेशन और चैरिटी। बिजनेस में से गुड्स जाते हैं, गुड्स स्टोलन और थेफ्ट अवे, गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन और चैरिटी एटसेट्रा, कुछ भी। तो एक तो हमने देखा था कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेज में से माइनस होता था। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर हमने लिखा था परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, डोनेशन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एटसेट्रा। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेज में से माइनस होगा, और एडवर्टीजमेंट के लिए दिया या चोरी हो गया या डोनेशन दिया तो वो सब अपने लिए एक तरह से एक्सपेंस है या नुकसान है, तो दूसरी इफेक्ट होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। देखो ये एडजस्टमेंट उस कैटेगरी का एडजस्टमेंट है जिसकी एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पी एंड एल में हो तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में ही होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। देखो मैंने बोला था कि कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे आएंगे जिसमें वो एक इफेक्ट ट्रेडिंग या पी एंड एल में हो जाए तो दूसरी बैलेंस शीट में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये इसी में से। देखो एक गुड्स बिजनेस में से गया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस, और दूसरा नुकसान हुआ है या खर्चा हुआ है तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। वहीं पे उसी के जैसा उसका भाई या उसकी बहन गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो वैसे ये भी गुड्स बिजनेस में से गए ही है, तो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स है, तो एक इफेक्ट तो फिक्स ही रहेगी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेस में से माइनस। बट दूसरी इफेक्ट जो की ना तो पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो ये बिजनेस में एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट नहीं होगा। जब ओनर कोई भी गुड्स असेट या कैश विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देखो, याद करो, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, नेट लॉस था, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में से माइनस। तो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, गुड्स
गिवन फॉर डोनेशन और चैरिटी, गुड्स विड्रॉन फॉर गुड्स स्टोलन अवे और थेफ्ट। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट माइनस फ्रॉम परचेस, दूसरी इफेक्ट P&L डेबिट। वहीं पे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो तो एक तो सेम ट्रेडिंग डेबिट परचेस में से माइनस, और दूसरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड माइनस फ्रॉम कैपिटल बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग, क्लियर। चलो 16 और 17 को समझ के अपनी नोटबुक में लिख दो। 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, समझ के नोटबुक में लिखो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। बाद में वीडियो को यूट्यूब पे या साहस एप्लीकेशन पे देखते हैं वो लोग भी वीडियो को पॉज करेंगे और 16 और 17 नंबर को नोट डाउन करेंगे। चलो यहां तक लिख दिया हो तो नेक्स्ट वाला 18। अभी 18 में 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, हालांकि आपको कौन से लेवल का ज्यादा आ सकता है वो भी मैं बता दूंगा, बट 3 पॉसिबिलिटी है। देखो गुड्स गोज आउट अदर देन बिजनेस वाला है ना, उसी की कैटेगरी है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आग लगी और गुड्स जल गया। अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है। पहला तो एक गुड्स ऑन इंश्योर था, मतलब बिजनेस ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं था, फायर इंश्योरेंस लिया ही नहीं था, तो ऑब्वियस है कि गुड्स जल गए तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस होगा ही बिकॉज गुड्स गए, गुड्स जल गए तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस, ये तो फिक्स ही है। अभी गुड्स ऑन इंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से कोई पैसा मिलेगा ही नहीं क्योंकि अन इंश्योर्ड था, तो पूरे का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो कहां पर आएगा? P&L अकाउंट में डेबिट साइड। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर विच इज नॉट इंश्योर्ड, अमाउंट दे देंगे 2000 3000 5000 जो भी है, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेस, और दूसरा ऑन इंश्योर्ड था तो मतलब वो नुकसान अपने को ही बेयर करना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड। जबकि इसका ऑपोजिट के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया फायर में और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया, मतलब 5000 रुपए का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं सही है आपको 5000 रुपए हम लोग देंगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी क्योंकि इंश्योरेंस लिया था और इंश्योरेंस कंपनी ने भी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तो पहले तो गुड्स तो जल गए हैं तो ये तो फिक्स ही रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस होगा, और दूसरा अभी हमको नुकसान नहीं होगा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दिमाग चलाया था, हमने इंश्योरेंस ले लिया था और पैसा हमको कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी, मतलब हमको नुकसान नहीं का, हमको पैसे किनके पास से लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी। अभी लेना है, फ्यूचर में लेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास से, तो वो रिसीवेबल आता है बैलेंस शीट में असेट साइड। तो दूसरी इफेक्ट देखो, बैलेंस शीट असेट साइड, वहां पर हम लिखेंगे नाम इंश्योरेंस कंपनी। अनइंश्योर्ड है P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये वाला, और अगर इंश्योरेंस लिया है और इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम ले लेती है तो बैलेंस शीट असेट साइड इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे। एक इफेक्ट तो फिक्स ही है, ट्रेडिंग डेबिट माइनस फ्रॉम परचेस। अब ये सी वाला जो है ना वो आपको 11th लेवल पे चांसेस थोड़े कम है, 12th में ज्यादा चांसेस होते हैं, पर अभी ही हम लोग समझ लेंगे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड पार्ट क्लेम। अभी पार्ट क्लेम का मतलब क्या कि गुड्स जो है, समझो एग्जांपल 5000 रुपए का डिस्ट्रॉयड हो गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से 3000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बोला कि 3000 रुपए हम आपको देंगे। 5000 रुपए का गुड्स जला है पर 5000 तो हम आपको नहीं दे सकते, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पॉलिसी किन तरह की है वो सब देखते हैं और बोलते हैं कि आपको 3000 रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, गुड्स 5000 का जल गया। अब ये 5000 का गुड्स जल गया तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस फिक्स होगा ही। इंश्योरेंस कंपनी देगी 3000 रुपए, तो जो 3000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी वो बैलेंस शीट में असेट साइड पर इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में हम लिख देंगे, और 2000 हमें कोई नहीं देगा तो उसमें अपना घाटा, उनका कुछ नहीं जाता, तो वो अपना नुकसान हुआ 2000 रुपए का, तो 2000 का नुकसान कहां आएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड, तो लॉस, तो देखो लॉस P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो ये ध्यान रखना है, हालांकि इसके चांसेस 12th स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा है। समझ में आया? 3 पॉसिबिलिटी, पहला गुड्स जल गया, कोई इंश्योरेंस नहीं था तो P&L डेबिट पूरे का पूरी अमाउंट। एक इफेक्ट तो फिक्स ही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट परचेस में से माइनस, हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ले लेती है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे लिख देंगे, और अगर थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी देती है
और थोड़ा अपना नुकसान, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी देगी उतना असेट साइड पर इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में, और जो नहीं मिलेंगे वो P&L अकाउंट में डेबिट। क्लियर? चलो 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ध्यान से समझ के इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर दे। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी जो ये सेशन को बाद में देखते हैं वो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। चलिए, आई एम श्योर यहां तक आप लोगों ने समझ के लिख दिया है। नाउ लास्ट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी लोन हमने ली है तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो एक इफेक्ट होगी P&L अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इंटरेस्ट पे करना है मतलब अपनी लायबिलिटी हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्योंकि पे करना है। और एक ये वाला एडजस्टमेंट जो कि 11th में आपको शायद देखने को मिले पर 12th में चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि है लीज होल्ड असेट राइट ऑफ। राइट ऑफ लीज होल्ड असेट, इट इज सिमिलर टू डेप्रीसिएशन। जो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट होता है ना, उसके जैसा ही डेप्रीसिएशन की जगह पे वर्ड यूज होता है राइट ऑफ। डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में आपने देखा था डेप्रीसिएशन या राइट ऑफ या अमोर्टाइज, ये वर्ड यूज हुए थे, अमोर्टाइज, राइट ऑफ या डेप्रीसिएशन। तीनों का मतलब एक ही हुआ, असेट की वैल्यू कम हो गई। तो असेट की वैल्यू कम हुई तो अपने लिए नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड। और ये लीज होल्ड असेट को राइट ऑफ किया है, तो असेट बैलेंस शीट में होती है तो उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस। जैसे डेप्रीसिएशन हम बैलेंस शीट में असेट साइड पर असेट में से माइनस करते थे, यहां पर हम लीज होल्ड असेट में से ये राइट ऑफ की अमाउंट को माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो यहां पर हमारे 20 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुए। आपको इन्हीं में से कोई एडजस्टमेंट आपकी स्कूल की एग्जाम का जो पेपर होगा या हम लोग जो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे उसी में से आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो आप लोग फिर से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको समझ के नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू ही है, हम ये फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल किस सीक्वेंस में किस तरह से सॉल्व करना है ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट अच्छे से रिफर करना है। ऑफलाइन वालों को मैं यहां पर पूछूंगा, जिनको अच्छे से समझ में आ गया, सारे आंसर्स दे पाते हैं, वेरी गुड। नहीं आता है तो उनको मैं लिखने के लिए दूंगा, क्योंकि ये जब तक आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक आपको एग्जाम्पल में दिक्कत ही होगी। और इतना अच्छे से कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि हर एक लेवल का स्टूडेंट, कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, हर एक के फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल टैली होने चाहिए। पर इसके लिए सिर्फ मेरे साइड की एफर्ट से नहीं होगा, आपको भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन को अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे। चलिए पहले ये लिख दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलो, अगर आपने एडजस्टमेंट लिख दी है अप टू 20 सारे, तो अभी हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि नॉर्मल नॉलेज के लिए, आपको कोई रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, समझना है। क्या है? फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल सॉल्व करने के स्टेप्स। हम फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एग्जाम्पल में क्या चीजें दी होगी और हम किस तरह से इस पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सॉल्व करने में तकरीबन 1 घंटे जितना टाइम जाएगा एक एग्जाम्पल के लिए। और हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करके 20 से 30 मिनट के अंदर ले आए। ठीक है? देखो, सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल में दिया क्या होगा, तो आपको एग्जाम्पल के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। अभी हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे और हर एक चीज जो दी होगी उसको बाइफरकेट करेंगे। तो पहला काम हमें करना है बाइफरकेशन, वो एग्जाम्पल के अंदर ही। आपके पास अभी पैम्पलेट है तो पैम्पलेट में, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम में एग्जाम पेपर मिला है तो वो पेपर में बाइफरकेशन करेंगे वो ट्रायल बैलेंस के आइटम का। लाइक आपको ट्रायल बैलेंस में पहला ही दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो वहीं पर पेंसिल से लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आपको दिया है सेल्स तो वो कहां आएगा, तो ट्रेडिंग क्रेडिट। आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग तो बैलेंस शीट असेट। इस तरह से करना है। देखो, आपको जितना जल्दी ये याद आएगा ना आपका एग्जाम्पल उतना जल्दी होगा। यार लैंड बिल्डिंग कहां था यार,
P&L में नहीं, बैलेंस शीट। अभी एक चीज को सोचने के पीछे आप इतना टाइम लगा रहे हो तो आप समझो कि सिर्फ बाइफर्केशन सोचने के लिए टाइम इतना जाएगा, फिर एडजस्टमेंट को सोचने के पीछे टाइम जाएगा, फिर एक्चुअली में लिखोगे, फिर कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत टाइम ज्यादा चला जाएगा। अगर आप पहले से ही, जो मैंने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एग्जांपल करेंगे, उससे पहले आज ही अगर आपने ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन को कंप्लीट कर दिया, उसका वीडियो अवेलेबल है ही, आपको सपोज पढ़ने का मन नहीं है तो वीडियो देख लो। एडजस्टमेंट्स हमने 2 पार्ट में डिस्कस किए हैं, लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, देख लो, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आपका एग्जाम्पल जल्दी खत्म होगा। पहला काम अपने को करना होगा ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन, फिर उसके नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए होंगे वो एडजस्टमेंट के हम वर्किंग करेंगे कि कहां पर इफेक्ट आएगी और कौन सी अमाउंट से इफेक्ट आएगी। कुछ में अमाउंट डायरेक्टली दे दी होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर अपने को अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी, तो वो अमाउंट का वर्किंग और एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट डिसाइड करेंगे। फिर अभी अपने को एक्चुअल एग्जांपल सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, पहले इसको, और फिर जो एडजस्टमेंट का हमने वर्किंग नोट किया उसको हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखेंगे। जो ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन आपने लिखा था ना कि ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग डेबिट, वो एग्जांपल के अंदर लिखा था। अभी उस चीज को देख के पहले 2 स्टेप मतलब आप सारी चीजें रेडी करके बैठ गए, फिर थर्ड नंबर से मतलब कॉपी पेस्ट, उतारो मारवानो। आपने लिखा था ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक, तो नोटबुक में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, डेबिट साइड पर लिख दो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट। सेल्स आपने लिखा है ट्रेडिंग क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दो सेल्स 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है आपने बैलेंस शीट असेट, तो बैलेंस शीट ओपन करो, असेट साइड पर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000। मतलब जो हमने बाइफर्केशन किया हुआ है उसी को देख देख के लिख देना है नोटबुक में। फिर जैसे ही वो लिख देते हो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, फिर अपना काम टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करने का। 3 चीजें, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग बैलेंसिंग करोगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, या तो मतलब क्या ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज रॉन्ग, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, एंड नहीं आएगा और आएगा, दोनों में से कोई एक होगा। फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो P&L में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, फॉर्मेट में मैंने समझाया था। ग्रॉस लॉस है तो P&L में डेबिट साइड लिखेंगे। फिर P&L अकाउंट का टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। P&L अकाउंट के रिजल्ट को या तो हम कहेंगे या तो नेट लॉस, 2-4 लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, सबको बोलना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अभी नेट प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर प्लस इन कैपिटल करेंगे, देखो लिखा ही है, और अगर लॉस निकला तो कैपिटल में से माइनस करें। और फिर बैलेंस शीट आखिरी चीज, दोनों का टोटल करो, असेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी, और दोनों साइड का टोटल क्या होगा, टैली हो जाएगा। बल्ले बल्ले अपना एग्जाम्पल खत्म, ठीक है। आशा रखता हूं कि आप लोग आज ये ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन अच्छे से रिफर करके आओगे। एक दिन की लेजीनेस आपको पूरे 11th और पूरे 12th में भारी पड़ेगी। एक दिन का आपका कंसंट्रेशन, एक दिन का आपका थोड़ा डेडिकेशन और हार्डवर्क ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन करने का और एडजस्टमेंट, और वीडियो ही देखने हैं, 3 वीडियो देखने हैं। एक ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन वाला वीडियो है और एडजस्टमेंट वाले 2 है, वो आप देख लो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, माइंड में छप जाना चाहिए। कोई भी बोलता है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस P&L डेबिट, कुछ भी बोले बैंक लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी, एकदम जैसे ही खत्म होता है तुरंत आपका आंसर निकल जाए, इतनी ग्रिप आएगी, आप 20 मिनट के अंदर ही एग्जाम्पल को खत्म कर दोगे। बस ये 3 सेशंस को फिर से अच्छे से देखो, फिट कर दो माइंड में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगर आपने डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से ये कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद 5 एग्जांपल आप कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ सॉल्व करते हो, ये चैप्टर आपको परमानेंट सिर्फ 11 के लिए नहीं, 12th के बाद जब तक अकाउंट रहेगा तब तक ये चैप्टर रहने वाला है। आप कुछ भी ले लो, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट आया, फाइनेंस आया, मतलब ये आएगा, तो आपका परमानेंट शांति हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा रखता हूं कि ये एक दिन मेहनत कर लोगे ताकि कॉमर्स की आगे की पूरी जर्नी में आपको कोई लोड ना रहे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग हमारा ये सेशन एंड करते हैं। आप लोगों को, जो लोग ऑफलाइन में बैठे हैं,
वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को अच्छे से देख ले। ऑनलाइन लाइव वाले भी एडजस्टमेंट सारे के सारे अच्छे से 1 to 20 नंबर के एडजस्टमेंट्स अच्छे से रिफर कर ले। क्लियर? यहां पर हम लोग हमारे सेशन एंड करते हैं, और खास ये सारे के सारे सेशंस सभी सब्जेक्ट के 11th के लिए भी और आगे 12th स्टैंडर्ड में तो सभी सब्जेक्ट के लिए सभी सेशंस हमारी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको 11th में या 12th में अच्छा एजुकेशन एक्सपीरियंस करना है, वो भी बहुत कम फीस पे, तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर सकता है। क्लियर? चलो जल्दी से पढ़ लो।